हेलो एंड वेलकम बैक। आज आगे बढ़ाएंगे चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर 10th स्टैंडर्ड। लास्ट टॉपिक में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ लिया था। उसके पहले बैलेंसिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है, राइट। तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, आज चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा पहला टॉपिक है आज का, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या? ठीक है, मैंने बताया था कि हर जो भी रिएक्शन के हमको नाम दिए गए हैं चैप्टर में, उन सारे रिएक्शंस के नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है। तो वैसे यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नाम में मीनिंग छुपा हुआ है। कैसे नाम में मीनिंग छुपा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? डिस्प्लेस कर देना। डिस्प्लेस कर देना मतलब सपोज जैसे कि आप खो खो खेल रहे हो, ठीक है, खो खो खेल रहे हो, उसमें क्या होता है कि जैसे लाइन में कुछ लोग बैठते हैं, ठीक है, एक बंदा आया, उसने इसको खो दे दिया, तो ये भाई यहाँ से हट जाएंगे और वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा, ठीक है, तो वो इसकी जगह ले लेगा और ये चला जाएगा, बराबर है। ये चला गया, वो दौड़ेगा, राइट। दौड़ता हुआ दूसरा बंदा है, उसने इसको खो किया, तो जो बैठा था बंदा वो चला गया और उसकी जगह पर ये आके बैठ गया। तो इसी तरह का हमारा कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में? ठीक है, कि देखो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी से ही। ठीक है, डायरेक्टली मैं रिएक्शन समझाऊं तो नहीं मजा आएगा, डायरेक्टली अपन एक एक्टिविटी लेके चलते हैं। तो एक्टिविटी में अपन को ये बोला है कि अपन को 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब में लगभग 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कॉपर सल्फेट डिसॉल्व होगा पानी में। ठीक है, तो एक्वस कॉपर सल्फेट लेना है 2 टेस्ट ट्यूब में। उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को अपन को नाम देना है, टेस्ट ट्यूब ए, टेस्ट ट्यूब बी। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं अपन को, दोनों को नाम देना है ए और बी, और इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है? इनको दोनों को अभी साइड में रखना है। ठीक है, फिर क्या करना है? 3 आयरन नेल्स लेनी है, 3 आयरन नेल्स। अब ये 3 आयरन नेल्स को लेने के बाद क्या करना है कि इनको पहले साफ करेंगे सैंड पेपर वगैरह से। ठीक है, सैंड पेपर से साफ करने के पीछे क्या रीज़न है कि जो भी सपोज इम्प्योरिटीज़ वगैरह अगर लगी हुई हैं उसके सरफेस पर, उनको हटाना। साथ ही साथ नॉर्मली क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होते रहते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ा, रस्टिंग वगैरह हो जाता है, तो वो रस्ट वगैरह अगर लगा हुआ है तो वो निकालने के लिए एकदम क्लीन कर देना, ताकि जो आयरन का सरफेस है इन नेल्स में, आयरन का सरफेस डायरेक्टली एक्सपोज हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम आयरन नेल्स को, 3 आयरन नेल्स को साफ करेंगे। हम 2 भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर बुक की एक्टिविटी में बोला है कि 3 लो, तो 3 ले लिया। ठीक है, अच्छा, 3 आयरन नेल्स लिए, साफ कर दिए। 2 टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन ले लिए। अब क्या करना है? इन 3 आयरन नेल्स में से 2 आयरन नेल को एक सॉल्यूशन में डुबाना है। सपोज बी वाले में डुबाया, ठीक है, हम क्या करेंगे? उसको एक धागे से बांध के, ठीक है, दोनों जो हमारे नेल्स हैं उनको एक साथ धागे से बांध के, और हमने डिप कर दिया सॉल्यूशन के अंदर। एक नेल साइड में रखेंगे अलग से। क्या करना है? थोड़ी देर 15-20 मिनट इसको छोड़ देना है। ठीक है, जो आपने डिप करके रखा है ना आयरन नेल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, बी वाले टेस्ट ट्यूब में, उसको थोड़ी देर ऐसे ही डिप रखना है, कम से कम 15 से 20 मिनट। 15-20 मिनट के बाद क्या करना है? आप ये आयरन नेल्स को निकालो। ठीक है, आयरन नेल्स को निकाल कर सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करो। कौन सा? बी वाले को, जिसमें आपने आयरन नेल्स डुबाए थे। इसको चेक करो और मैच करो ए वाले टेस्ट ट्यूब के साथ। ए वाले में भी आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही लिया था, बी में भी आपने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ही लिया था, लेकिन अब आप दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे। क्या ऑब्जर्व करोगे? कि बी वाला जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिसमें आयरन नेल्स डिप की गई थी, उसका जो ब्लू कलर है वो थोड़ा हल्का हो गया है। ठीक है, नॉर्मली कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, राइट। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है बी वाले टेस्ट ट्यूब में, वो थोड़ा फेड हो गया है। ए वाला अब आपको डार्क दिखेगा। ए वाला डार्क तो नहीं हुआ ना, बी वाला फेड हुआ। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों में स्टार्टिंग में सेम कॉपर सल्फेट लिया था। ए वाले का जैसा का तैसा रखा आपने, उसमें कुछ भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है। बी में आपने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, बी वाले का कलर हल्का हो गया। एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या करना है? जो आपने आयरन नेल्स बाहर निकाले, ठीक है, उनको मैच करो जो आपने बाहर पहले से रखा हुआ था। 3 नेल्स थे हमारे, उसमें से 2 नेल्स को हमने डुबाया था कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, इनको बाहर निकालो, और एक जो हमने पहले से अलग रखा हुआ था जिसको हमने कुछ भी नहीं किया, उसके साथ इन दोनों को हम मैच करेंगे। आप मैच करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि इन दोनों के ऊपर ब्राउन लेयर चढ़ गई है। ठीक है, इनका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। ठीक है,
आयरन नेल्स जो है वो सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सिल्वरी कलर के होते हैं। आपने देखे होंगे कीली वगैरह आपके घर पे आती रहती होगी, ठीक है, कई बार हथौड़ी लेकर मार रहे होते हैं अपन। तो उसके साथ दो बाहर रखा हुआ था, उसके बाद ये दो कंपेयर किया हमने, इन दोनों पे हमने देखा कि ब्राउनिश लेयर चढ़ी हुई है, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, ठीक है, यहां पर क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन कौन सा हुआ, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। कैसे, तो मैं आपको इक्वेशन की मदद से समझाऊं, ठीक है। आपने लिया था आयरन, ठीक है, आयरन सॉलिड स्टेट में था, ठीक है। अच्छा, किसमें डुबाया था आपने उसको, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, यानी कि एक्वस कॉपर सल्फेट में आपने उसको डुबाया था। अब इनका जब रिएक्शन हुआ तो क्या बना, FeSO4 प्लस Cu, FeSO4 एक्वस और Cu सॉलिड, ठीक है। क्या हुआ देखो, ये आयरन है, आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उड़ा दिया, ठीक है, इसको हटा दिया, खो, आयरन जाके कॉपर को दिया खो, और कॉपर भाई चले गए बाहर, और आयरन आ गया कॉपर की जगह पर। तो ये CuSO4 था ना, Cu हट गया और वहां Fe आ गया, तो बन गया क्या, FeSO4, और कॉपर बेचारा अकेला अकेला अनाथ हो गया, ठीक है। तो ये कॉपर अलग से घूम रहा है, बराबर है। तो ये अलग से घूमेगा कहां, कहीं तो रहने नहीं वाला है। तो ये कॉपर क्या करेगा, जो आपने आयरन नेल्स डुबाई थी ना, ठीक है, आयरन नेल्स में से कुछ आयरन निकला, थोड़ा बहुत आयरन निकला, और वो चला गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, जहां उसने कॉपर को हटा के खुद उसकी जगह ले ली, और जो कॉपर वहां से निकला वो कॉपर आपके आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। ये जो कॉपर निकला था वो कॉपर आपके आयरन नेल्स के ऊपर डिपॉजिट हो गया था। जो आपने ब्राउन कलर देखी ना आयरन नेल्स में, जो डिप की हुई नेल्स थी ब्राउनिश कलर की हो गई थी, वो ब्राउनिश कलर क्यों हुई है, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। कॉपर ब्राउनिश कलर का होता है। समझ में आया ये रिएक्शन, Fe प्लस CuSO4 गिव FeSO4 प्लस Cu, क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और, क्या उल्टा भी पॉसिबल है, उल्टा भी पॉसिबल है, मतलब अगर मैं कॉपर ले लूं और उसको रिएक्ट करवाऊं FeSO4 के साथ, मैं कॉपर को अगर FeSO4 के साथ रिएक्ट करवाऊं तो बताओ क्या होगा, तो क्या CuSO4 प्लस Fe सॉलिड बनेगा। हाँ भाई, अगर इसने इसको डिस्प्लेस किया है तो इसने भी तो इसको डिस्प्लेस करना चाहिए था ना। मैंने किसी को खो दिया तो दूसरा बंदा मेरे को खो नहीं दे सकता, दे सकता है ना, नहीं दे सकता, इस केस में नहीं दे सकता, ठीक है। आपके गेम में होता होगा, यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पर, ठीक है। आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, आयरन हमारा, ठीक है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है ना, वो अपने से कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कम रिएक्टिव मेटल ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। यानी कि कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है भाई, जो मजबूत है वो जीतता है, ठीक है, जो स्ट्रांग है वो जीतेगा। तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा स्ट्रांग है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन गया, कॉपर को लात मार के निकाल दिया और खुद उसकी जगह ले लिया, तो बन गया FeSO4। लेकिन कॉपर जब जोश में आया, कॉपर ने सोचा मैं भी आयरन सल्फेट में से जाके आयरन को लात मार के निकाल दूंगा, ना, नहीं हो पाएगा भैया, ठीक है। तो आयरन के पास वो आया, आयरन को बोला चल हट जा, निकल जा, मैं तुझे हटाना चाहता हूँ, नहीं हो मतलब निकलेगा तो फिर देख लियो, तो भैया ऐसा वैसा। तो आयरन ने क्या बोला, भैया तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, तुम्हारे बस की बात नहीं है, चलो निकलो। तो चुपचाप आयरन सॉरी कॉपर जो है चुपचाप अपना रास्ता नाप लेगा। तो यहाँ पर ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होने वाला जो हमने लिखा था, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। चुपचाप कॉपर आके मुंह ताकेगा आयरन का, ठीक है। तो इतना क्लियर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, पक्का, कोई और प्रॉब्लम, सच्ची। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल जो है वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्यूशन में से उसे डिस्प्लेस कर देता है। अब ये जो है ना कि ऐसे तो बहुत सारे मेटल्स है भैया, ठीक है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, टिन है, वगैरह वगैरह मेटल्स हैं। अब इनमें से कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा अपने को क्या पता, ठीक है। तो उसके लिए एक सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। फिलहाल मैं रिएक्टिविटी सीरीज नीचे मेंशन कर देता हूं, ठीक है। अब देख लो कि इसमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है किससे। इसको याद करने का भी ट्रिक है, वो याद करने का ट्रिक मैं आपको तब बताऊंगा जब हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को फिर से मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारा एक और चैप्टर है केमिस्ट्री मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें फिर से ये चीजें आने वाली हैं और उसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। वहां पर मैं आपको ये लर्न करने की ट्रिक भी सिखाऊंगा, बट फिलहाल सिर्फ इसी पर्पस के लिए हमको यूज करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इतना क्लियर है। ऐसा एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक और कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाओ,
ठीक है। जिंक और कॉपर सल्फेट, चलो यहाँ देख लेते भैया, जिंक प्लस CuSO4 अगर करवाऊँ तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, यानी जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, उसको हटा देगा, ठीक है। लेकिन अगर जिंक सल्फेट सोल्यूशन में यहाँ पर कॉपर डुबा दें तो रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना। अब अपन चलेंगे कहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट पे। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी हो किसी को, तो वैसे तो टॉपिक हो गया, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखनी है तो भाई डेफिनेशन क्या लिखेंगे अपन कि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा है कि अ मोर reactive metal displaces a less reactive metal from its salt solution। सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब टाटा नमक, देश का नमक नहीं, जो भी आपने मेटल, जैसे ये CuSO4 था ना, तो CuSO4 एक सॉल्ट है, ठीक है, कॉपर का सॉल्ट है वो, तो इसका जो सॉल्यूशन यानी एक्वस फॉर्म में है, इसमें से ये इसको डिस्प्लेस कर सकता है। तो एक मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है, अपने से लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट में से उसे उड़ा सकता है, लेकिन सॉल्ट के सॉल्यूशन में से, ठीक है। क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, अब पढ़ते हैं। ओ, मिटाना नहीं चाहिए था, चलो ठीक है, मिटा दिया तो कोई बात नहीं। अरे भाई मिटाना तो पड़ेगा ही भैया, क्या यार कुछ भी बोलते हो, इतनी सी जगह में कैसे लिखोगे। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट, नाम से सब पता चलता है, नाम से क्या पता चलता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में एक ने एक को हटा दिया और दूसरा बेचारा आवाराओं की तरह घूम रहा है, ठीक है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई किसी का घर नहीं छीनता, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब मैंने उसको हटाया, उसने मेरे को हटा दिया, ठीक है, दोनों ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली, दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। कैसे 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 देखो, अगर AB प्लस CD का मैं रिएक्शन करवाऊं तो क्या हो जाएगा, AD प्लस BC। देखो ये A आ गया, C को हटा दिया, ठीक है, A ने C की जगह ले ली, ठीक है, और C ने A की जगह ले ली, यानी A की जगह पे आ गया, देख रहे हो। अच्छा ऐसा लिख दूं क्या, अब ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा है ना। ये A कहाँ गया, इसकी जगह चला गया C की जगह, और C कहाँ आ गया, A की जगह आ गया, है ना। तो A गया C की जगह तो A और D साथ हो गए, और C गया A की जगह तो C और B साथ हो गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है। A गया C की जगह तो C हट गया, A आ गया D के बगल में, यानी कि AD बन गया, और C जो था D के साथ था पहले, लेकिन अब वो चला गया A की जगह पर, तो C और B साथ हो गए, तो ऐसा हो गया, बराबर है। तो इस तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। इसके लिए अपन एक फिर से एक्टिविटी लेंगे, एक्टिविटी लेके समझने में ज़्यादा मजा आता है। तो इसमें क्या करना है, देखो सोडियम सल्फेट, क्या लेना है हमको, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट नॉर्मली सॉलिड स्टेट में वो वाइटिश कलर का होता है, लेकिन हमको उसका सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, यानी उसको वाटर में डिजॉल्व रखना है। तो वो वाटर में जब डिजॉल्व हो जाएगा ना, तो वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड की तरह, मतलब कलरलेस हो जाएगा, थोड़ा सा गंदा दिखेगा, थोड़ा सा, एकदम क्लियर वाटर की तरह नहीं दिखेगा, थोड़ा सा गंदा दिखेगा, लेकिन फिर भी हम उसे कलरलेस ही कहेंगे, ठीक है। सोडियम सल्फेट लेना है, और लेना है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। हमको क्या लेना, दूसरा सब्सटेंस बेरियम क्लोराइड। अब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, सॉरी ये भी हमारा एक्वस है, इनका हमको रिएक्शन करवाना है। बोला है एक टेस्ट ट्यूब में आप लगभग 5-10 ml, 5 या 10 ml जो लेना है, सोडियम सल्फेट ले लो, और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, और दोनों को मिक्स कर दो, ठीक है। जब दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा, ठीक है, तो दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने मिक्स किया है इन दोनों को, वहाँ व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं, मैंने ये आपको पहले भी बता दिया था जब हमने स्टार्टिंग में पोटेशियम आयोडाइड वाला रिएक्शन देखा था, ठीक है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन हमने करवाया था, तो उसमें भी हमको येलो प्रेसिपिटेट्स मिले थे, अगर याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही होगा कि व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे। प्रेसिपिटेट्स क्या है, मतलब एक तरह का सॉलिड बनेगा जो कि डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, नॉट डिजॉल्वेबल, मतलब ये जो आपका सॉल्यूशन है उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। सॉलिड मतलब ऊपर एक लेयर बना देगा, या अंदर भी दिखेगा तो सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में दिखेगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे कि आप पानी में सॉल्ट डाल के डिजॉल्व कर देते हो तो पूरा डिजॉल्व दिखता नहीं है, राइट। लेकिन अगर कुछ सब्सटेंस ऐसा डाल दिया जाए कि वो अंदर दिख रहा है, ठीक है, वैसे ही जमा हुआ दिख रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो यहां पर व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, हमारा प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट, वो प्रेसिपिटेट कहलाएगा बेरियम सल्फेट।
और साथ ही साथ बनेगा हमारा NaCl। इसको तो आप जानते ही हो, ठीक है, ये तो खानदानी है, बहुत पहचान वाला है, पुराना रिश्ता है इसके साथ हमारा। सोडियम क्लोराइड हर घर में यूज़ होता है, टाटा नमक, ढिस्का नमक, पतंजलि नमक, जो भी नमक बोलो, ठीक है। तो ये सोडियम क्लोराइड है और ये बेरियम सल्फेट है। तो बेरियम सल्फेट जो है ये वाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये बंदा डिसॉल्व नहीं होने वाला है, वो आपको उस टेस्ट ट्यूब में मिलेगा। सोडियम क्लोराइड कैसे मिलेगा? सोडियम क्लोराइड तो हमको पता है भाई, नमक कई बार हमने घोला हुआ है, नींबू पानी बनाते हैं, गर्मियों का सीजन है, वैसे भी बहुत पीते हैं आजकल लोग, तो वो सोडियम क्लोराइड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो वो एक डिसॉल्व फॉर्म में मिलेगा आपको, और बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन में देखो, सॉरी एक ही रिएक्शन है, इस रिएक्शन में देखो हो क्या रहा है। सल्फेट के साथ क्या था? सोडियम था, सल्फेट के साथ यहाँ सोडियम था, राइट। ये सोडियम कहाँ चला गया? क्लोरीन के साथ चला गया, है ना। और बेरियम जो क्लोरीन के साथ था वो सल्फेट के साथ आ गया, देख रहे हो आप, है ना। ये बेरियम आ गया यहाँ सल्फेट के बगल में, तो इसलिए बेरियम सल्फेट बन गया। और सोडियम जो था वो चला गया किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बन गया। अच्छा, ये 2 देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ 2 लग जाएगा, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। अपने को मेन मतलब है किससे? इस एलिमेंट से, ठीक है, सोडियम और बेरियम, ठीक है। तो बेरियम ने सोडियम को हटा दिया, सोडियम ने बेरियम को हटा दिया, ऐसा कह सकते हैं हम, यानी दोनों ने एक्सचेंज कर लिया जगह, ठीक है। तो ये कहलाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, देखो, सोडियम भी डिस्प्लेस हो गया सल्फेट से और बेरियम भी डिस्प्लेस हो गया अपने क्लोरीन के बगल से, ठीक है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हमको अगर डिफाइन करना है तो क्या होता है? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हाट हैपेंस? इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 आयंस रिप्लेस ईच अदर, 2 आयंस एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये भी एक आयन था सोडियम, ये सोडियम सल्फेट में सोडियम अलग आयन है, सल्फेट अलग आयन है। तो सोडियम आयन ने क्या किया? इस वाले में से बेरियम आयन को हटाकर खुद जगह ले ली, बेरियम आयन ने क्या किया? सोडियम को हटा के उसकी जगह ले ली। तो दोनों आयंस ने आपस में जगह एक्सचेंज कर ली, ठीक है। तो बन गया हमारा ये सब्सटेंस। क्लियर है? कोनो दिक्कत नहीं, पक्का नहीं है? याद है अब जो लेड नाइट्रेट वाला इक्वेशन था हमारा, जिसमें लेड नाइट्रेट और हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया था, दोनों को जब हमने मिक्स किया था तो येलो प्रेसिपिटेट्स मिले थे, ठीक है। कैसा था, याद आ रहा है? पक्का? कहाँ है भाई डस्टर, कहाँ है? वहाँ क्या था हमारा? PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसका हमने रिएक्शन करवाया था किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और हमारा बना था PbI2 + KNO3। I'm not writing the balanced equation, right? Just the skeletal equation so that you get idea of the reaction. So lead nitrate when reacts with potassium iodide, what happens? ये जो lead है, ठीक है, ये क्या कर रहा है? पोटेशियम की जगह ले रहा है, राइट। lead shifts to the place of potassium, removing potassium and getting combined with iodine, so it becomes lead iodide, right? PbNO3 होल ट्वाइस और Ki का रिएक्शन हुआ तो PbI2 बन गया, एंड दिस नाइट्रेट व्हाट हैपेंस टू द नाइट्रेट? यहाँ पर क्या होना आएगा? पोटेशियम आ जाएगा इसके बगल में, KNO3, राइट। सो ये किस तरह का रिएक्शन है? क्या मैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ? पक्का? सच देख लो, सोच लो, ठीक है। नाइट्रेट के बगल में लेड था पहले, वहाँ आ गया पोटेशियम, और आयोडाइड के बगल में पहले पोटेशियम था, वहाँ चला गया लेड, दोनों ने एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर ली, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, पहली बार नहीं पढ़ रहे। और मैंने उस वीडियो में भी बोला था कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे, तो आज हमने उसे डिस्कस कर लिया। तो यानी कि जो भी मैं बोलता हूँ वो झूठ नहीं बोलता हूँ, सब कुछ पूरा करता हूँ, वादा पूरा करता हूँ, मैं धोखेबाज नहीं हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक और टाइप का रिएक्शन है जो कि है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉमन है, ठीक है, हर जगह देखने को मिलता है। एक एग्जाम्पल लिया, एक्टिविटी के थ्रू समझाते हैं। चलो भैया इसको लिख देते हैं भैया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये नॉर्मली जो रिएक्शन है दोनों साथ में होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। इसीलिए हम ना इसको दोनों साथ में हो रहा है तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स शॉर्ट में, ठीक है। रेड ऑक्स दोनों को जोड़ दिया, रेडॉक्स, ठीक है, मस्त नाम है ना। अच्छा, तो रेडॉक्स रिएक्शन करने के पहले हम उसकी एक एक्टिविटी समझ रहे हैं। एक्टिविटी में बोला है कि एक चाइना डिश में आपको थोड़ा सा कॉपर ले लेना है, ठीक है। कॉपर को चाइना डिश में लेके चाइना डिश को हीट करना है, ठीक है। हीट करोगे तो क्या होगा?
आप हीट करोगे तो ऑब्जर्व करोगे कि जो कॉपर है वो थोड़ा ब्लैकिश कलर में हो गया। नॉर्मली जो ब्राउन कॉपर था वो ब्राउनिश नहीं रह गया, वो थोड़ा ब्लैकिश हो गया, उसके ऊपर ब्लैक लेयर बन रही है। ठीक है, वो लेयर किस चीज की है? तो कॉपर को मैंने क्या किया, कॉपर सॉलिड था, मैंने उसको हीट किया, उसने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लिया। ठीक है, और उसने बनाया क्या, CuO। ठीक है, उसने क्या बनाया, CuO। अच्छा, अब ये कॉपर ऑक्साइड है, इसको हम ना ऐसा बोलते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, एक और होता है कॉपर 1 ऑक्साइड। क्या फर्क है दोनों में? कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब फॉर्मूला है CuO और कॉपर 1 ऑक्साइड का फॉर्मूला है Cu2O। दोनों में क्या फर्क है, कोई बता सकता है मुझे? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दोनों में एक ये फर्क है कि ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है ना वो -2 होती है, राइट? उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कंप्लीट होने के लिए, ऐसा कि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया है उसने, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है? गेन करेगा। ठीक है, अच्छा नेगेटिव है इसलिए। अच्छा, और ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, कॉपर। तो अब बताओ कि जो कॉपर, ऑक्सीजन को जो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं किसने दिए हैं? कॉपर ने दिए हैं। ठीक है, यानी यहां पर कॉपर के साथ एक ही कॉपर आया है ना, CuO में एक ही कॉपर है, ऑक्सीजन भी एक ही है। एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिया इसको? अकेला, यहां पर कोई और तो देने वाला है नहीं, कॉपर नहीं दिया होगा। तो कॉपर ने यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है? +2 है। समझ में आया? तो कॉपर की वैलेंसी यहां पर +2 है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, वैलेंसी 2 है, इसलिए कॉपर 2 ऑक्साइड। ठीक है, इस केस में देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिया? कॉपर ने दिया। लेकिन यहाँ कितने कॉपर आए थे? एक कॉपर नहीं, 2 कॉपर है, राइट? एक कॉपर, एक कॉपर, तो दोनों कॉपर कितना कितना 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना इसको, तो इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो दोनों ने एक एक ही इलेक्ट्रॉन दिया, यानी यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी कितनी है? 1 है, इसलिए हम इसको कॉपर 1 ऑक्साइड कहते हैं। क्लियर है? पक्का? ठीक है, तो ये होने के बाद, ठीक है, जब ये कॉपर और ऑक्सीजन का रिएक्शन होके कॉपर ऑक्साइड बन गया हमारा, कॉपर 2 ऑक्साइड, जिसे हम क्यूपरिक ऑक्साइड कहते हैं, और कॉपर 1 ऑक्साइड को हम क्यूपरस ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो क्यूपरिक ऑक्साइड का क्या होगा? इस क्यूपरिक ऑक्साइड को अगर हम ऐसे, अभी गर्म है, ठीक है, ये हीट किया है अभी हमने, गर्मा गर्म है, मस्त, तो उस गर्मा गर्म कॉपर ऑक्साइड पर अगर अपन H2 गैस पास कर दे तो क्या होगा? ठीक है, H2 गैस पास कर देंगे तो होगा क्या? बनेगा Cu plus H2O। Oh my God, what is this? सीरियस क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड था, उसके साथ हाइड्रोजन गैस आ गई, हाइड्रोजन गैस ने क्या किया? ऑक्सीजन को अलग कर दिया, चल मेरे साथ तू। ठीक है, तेरा इस कॉपर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो बेचारा चला गया हाइड्रोजन के साथ और बन गया H2O, वेपर फॉर्म में बनेगा। ये Cu अलग हो गया, यानी फिर से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर मिल गया हमको। ठीक है, यहाँ मेहनत करके रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया था, उस पर हाइड्रोजन गैस पास कर दिया। ठीक है, तो बन गया क्या? कॉपर। ठीक है, किए कराए पर हाइड्रोजन गैस फेर देना, जैसे किए कराए पर पानी फेरा जाता है, कितनी मेहनत करके कॉपर ऑक्साइड बनाई थी, इस पर हाइड्रोजन गैस फेर दिया तो वापस से कॉपर बन गया, ऑक्साइड चला गया। ठीक है, इस रिएक्शन से मैं क्या समझाना चाहता हूँ? इस रिएक्शन से मैं समझाना ये चाहता हूँ कि देखो ये जो ऑक्सीजन था ना, ठीक है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने क्या किया? उड़ा दिया, तो कॉपर का हो गया क्या? रिडक्शन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन चला जाए, लूज हो, तो कहते हैं रिडक्शन हुआ। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन गेन हो तो कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होना मतलब उसको ऑक्सीजन मिलना। ठीक है, रिडक्शन होना मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाना। रिडक्शन रिड्यूस समझते हो ना? रिडक्शन रिड्यूस होना मतलब अगर ऑक्सीजन के हिसाब से मैं याद करूं तो ऑक्सीजन अगर चला गया, रिड्यूस हो गया ऑक्सीजन मेरे पास से कम हो गया तो मेरा रिडक्शन हो गया। और अगर मुझे ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है, मुझे मिला है ऑक्सीजन, तो मैं ऑक्सीडाइज हो गया, यानी मेरा ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर है? पक्का? सच्ची? समझ रहे हो? ओके, तो कॉपर का क्या हुआ? यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था पहले, ऑक्सीजन चला गया तो कॉपर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, तो यानी फिर कॉपर रिड्यूस हो गया। तो कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करने की वजह से हमको मिला क्या? कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करने की वजह से क्या मिल गया हमको? कॉपर। अच्छा, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पास तो कोई ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहां फाइनल प्रोडक्ट में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीजन आ गया है, यानी हाइड्रोजन का यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। बराबर है? कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, इस वजह से मिल गया हमको कॉपर। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन, इसका हो गया रिडक्शन
और ये भाई साहब का हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसकी वजह से हमको मिल गया कॉपर और H2O। तो यहाँ दो रिएक्शन हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो ये कैसा रिएक्शन कहलाएगा? रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर है? रेडॉक्स रिएक्शन पक्का। इसके अलावा और भी हम एक चीज बोलते हैं, कैसे 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 यही मिटा देते, चलो इसको मिटा देते हैं। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि अब देख रहे हो आपने ऑक्सीजन के टर्म्स में तो समझ लिया, ठीक है। हम रेडॉक्स रिएक्शन को हाइड्रोजन के टर्म्स में भी समझाते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रोजन, ठीक है, ऐड हुआ तो वो कहलाता है रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। और अगर हाइड्रोजन लूज हुआ, अच्छा पीछे मैंने गेन लिखा था तो यहाँ भी गेन ही लिख देते, और अगर हाइड्रोजन लूज हुआ तो वो कहलाता है क्या? ऑक्सीडेशन। नॉर्मली ऐसा होता है कि कहीं पर हाइड्रोजन जाता है और वो ऑक्सीजन निकाल लेता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आया था, उसने इस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकाल दिया, ठीक है, तो उसने क्या किया? इस सब्सटेंस का रिडक्शन कर दिया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इसको हाइड्रोजन मिल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इतना, चलो इतना डिटेल में जाके कंफ्यूजन नहीं डालना चाहता मैं, सिंपल समझो कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हुआ तो क्या होता है? रिडक्शन हुआ, और हाइड्रोजन क्या हुआ? गेन हुआ, तो रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि ऑक्सीजन लूज या फिर हाइड्रोजन का गेन होना, ठीक है। ऑक्सीजन का लॉस होना या हाइड्रोजन का गेन होना, दोनों में से कोई एक चीज हो रही है तो वो कहलाएगा क्या? रिडक्शन। क्या कहलाएगा वो? रिडक्शन, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा हमारा? इसको भी लॉस लिख देता हूं, लूज लिखा था। और अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है या ऑक्सीजन का गेन हो रहा है, दोनों में से कुछ भी हो रहा है तो वो कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। याद रहेगा क्या? पक्का याद रहेगा, ठीक है। ऑक्सीजन जाना या हाइड्रोजन का आना, मतलब ऑक्सीजन का जाना समझो हाइड्रोजन का आना है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो ऑक्सीजन चला गया, हाइड्रोजन आ गया, दोनों में से कुछ भी हुआ तो रिडक्शन, या फिर अगर ऑक्सीजन आया है और हाइड्रोजन गया है तो उसका हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऐसे हम याद कर सकते हैं। कंफ्यूजन होता है तो सिंपल सिर्फ ऑक्सीजन पर याद कर लो, सिर्फ ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन आना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जाना यानी कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना, रिडक्शन। ऐसे याद रहेगा क्या? पक्का याद रहेगा, ठीक है, ओके। इसके अलावा हम कह सकते हैं, अच्छा फिर से थोड़ा सा वापस वही वाला एग्जांपल लेके समझा दूं थोड़ा सा आपको। CuO plus H2 gives Cu plus H2O। अब मुझे बताओ कॉपर का क्या हो गया? यहाँ पर कॉपर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हो गया, तो CuO इज रिड्यूस्ड, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इसका रिडक्शन हुआ इसलिए रिड्यूस हो गया। H2 का क्या हुआ है? ऑक्सीजन हुआ, इसलिए उनको उसका कहेंगे क्या? H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, सो इट बिकम्स H2O। तो ये ऐसे टर्म्स भी आपको कई जगह पर सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, तो वहां पर घबरा मत जाना, ठीक है। जिसका रिडक्शन हुआ है वो रिड्यूस हो गया, ऐसा कहलाएगा, और जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो ऑक्सीडाइज हुआ। नाम में ही छुपा हुआ है ना, ऑक्सीडाइज हो जाना मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो जाना, रिड्यूस हो जाना मतलब उसका रिडक्शन होना। तो CuO का रिडक्शन हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बना है Cu। H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसकी वजह से वो बना है H2O, उसको ऑक्सीजन मिला है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा है और करोजन और रेंसिडिटी, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, सी यू, टाटा।